जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, ये आज का जो पेपर अपने पास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 गणित का, आज इसे अपन सोल्व करेंगे। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जैसे पीछे दो वीडियो में मैंने लगभग 60 से 70 नंबर का मैटर मैंने पूरा क्लियर करवाया। यदि आपने वो वीडियो देखी है तो आपको लगा होगा कि उन दोनों वीडियो में आपके 60 से 70 नंबर अवश्य आ रहे हैं, क्योंकि मैंने देखो प्रश्नों को नहीं करवाया, मैंने इस पूरी बुक का आपको तरीका सोल्व करवाया था और उस तरीके से अपने को 60 से कम नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो देखिए, आज अपन इस पेपर को सोल्व करेंगे। तो कृपया आप जिन जिन के जितने नंबर आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें नंबर लिखकर जरूर बताएं। तो देखिए, अपने पास पहला प्रश्न है, सूत्र निखिलम का प्रयोग करके 105 का वर्ग कीजिए। तो ध्यान से देखना, 105 का वर्ग करना है, वर्ग यानी स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर का प्रश्न है तो उसको इस हिसाब से करेंगे। 1 नंबर कैसे आता है, तो क्या करेंगे, संख्या प्लस विचलन और प्लस में हो गया ओब्लिक क्या हो गया, विचलन का स्क्वायर। इसका संकेत क्या रहेगा, आधार आप क्या लोगे 100 और आपका विचलन कितना निकल जाएगा, विचलन हो जाएगा आपका 0.5। तो ध्यान से देखना, आपने क्या किया कि संख्या 105 है प्लस विचलन कितना है 0.5 और इधर 0.5 का स्क्वायर। 105 और 5 कितना हो गया 110, 5 25। इसका आंसर कितना आ जाएगा 110 25। यदि आपने इतना किया है तो आपके पूरे 1 नंबर ऐसे कैसे मिलेगा, कोई नहीं काट सकता आपका 1 नंबर, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है, इसका वर्ग करना था, वर्ग अपने पास हो गया 11,025। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल इजी पेपर आया है, कोई भी कठिन प्रश्न नहीं है, सारे इस किताब में से आए हैं, कोई भी बाहर से नहीं आया। अब देखो सेकंड प्रश्न है मेरे पास, निम्न समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। सेकंड प्रश्न क्या है, 2x + 2 और तीसरे नंबर बराबर क्या लिख रखा है 7x + 2। ध्यान रखना, इसमें अनुप्रयोग लगेगा सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय। इसमें देखो पहला अनुप्रयोग है, क्या लिखोगे, प्रथम अनुप्रयोग से क्या है, प्रथम अनुप्रयोग क्या कहता है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का, कि यदि उसमें x एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है तो x का मान 0 के बराबर रखने पर अपना आंसर प्राप्त होगा। यहां देखो x की जगह x + 2, ये एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड अपने पास, तो क्या लिखोगे x + 2 एक सर्वनिष्ठ खंड है, क्या है मेरे पास सर्वनिष्ठ खंड है। तो क्या लिख दोगे x + 2 = 0 और x की वैल्यू आ जाएगी -2। ये अपना आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर भी अपने को ज्यादा बड़ा नहीं करना, 1 नंबर का है, केवल अनुप्रयोग को लिखना है और अनुप्रयोग में क्या दे रखा है, एक सर्वनिष्ठ खंड है, इसी के बराबर ये आंसर अपना आ गया। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है मेरे पास, दो संख्याओं का गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 12,960 तथा HCF महत्तम समापवर्तक 18 है। तो लघुत्तम ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याओं का गुणनफल, तीसरे का आंसर कैसे करोगे, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 12,960 दे रखा है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक, महत्तम यानी HCF कितना दे रखा है 18 दे रखा है, तो LCM पूछ रहे हैं। तो देखो एक फॉर्मूला होता है अपने पास कि पूर्णांकों का गुणनफल है, पूर्णांकों का गुणनफल बराबर में HCF गुणा में LCM। तो देखिए गुणनफल तो कितना आ गया 12,960 और HCF कितना है मेरे पास 18 और ज्ञात कर देंगे क्या LCM। क्या करेंगे 18 का डिवाइड, तो 12,960 बटे 18 बराबर LCM कितना आ जाएगा 18 7 जितना भी भाग दिया अपन ने, अपना आंसर आ गया 720। ये LCM आ गया अपने पास।
एलसीएम कितना आ गया 720, यानी कि ऐसी कोई संख्या जिनका एचसीएम कितना था 18, तो एलसीएम मेरे पास कितना आ गया 720। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन, इसमें भी आपको 1 नंबर मिलेगा इतना करने पर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है अपने पास। देखो चौथा क्वेश्चन क्या करें, मान याद कीजिए 3 cos 30 डिग्री, चौथा है 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री। अब देखो कैसे हल करते हैं, cos 30 का मान याद होना चाहिए बस। cos 30 का मान सारणी से क्या होता है √3/2, ये हो गया √3/2 माइनस 4 √3/2 का होल क्यूब। तो ध्यान से देखना 3 √3/2 माइनस 4 लग ही रहा है, √3 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 √3/2। अब देखो क्या करते, 2 नहीं आएगा, 2 का क्यूब किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। यहां लिख देना cos 30 का मान कितना होता है √3/2, ये आपने लिखा होगा। अब क्या होगा देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 √3/2 और 3 √3/2, ये दोनों कट गए और बराबर में क्या आ गया 0 आ गया, बराबर में क्या आ गया मेरे पास 0। इतना करने पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट होती हुई। अब पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या है, sec 36 बटे कोसेक 54, sec 36 बटे कोसेक 54 माइनस sec 54 और बटे में कितना आ गया कोसेक 36 डिग्री। अब ध्यान से देखना, इसका हल होगा मेरे पास sec 36 है, ध्यान से सुनना, 36 और 54 90 डिग्री होता है, 54 और 36 90 डिग्री होता है, दोनों अलग अलग अपने पास। अपन इन दोनों में से किसी एक थीटा को चेंज कर देंगे या अपन इन दोनों में से किसी एक थीटा को चेंज करेंगे। तो ध्यान से देखो क्या किया अपन ने, इस sec थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है मेरे पास 36 का 36 रहने दो, और बटे में कोसेक 54 डिग्री हो गया, माइनस इसको चेंज किया कोसेक 90 माइनस 54 डिग्री और बटे में कोसेक 36 डिग्री। तो क्या करेंगे, कोसेक 90 में से 36 गया तो कितना बच गया कोसेक 54 बटे कोसेक 54 माइनस कोसेक कितना हो गया 90 में से 54 गया तो 36 और बटे में कोसेक 36। इधर ये दोनों कट गए, इधर ये दोनों कट गए, क्या आ गया 1 - 1 बराबर 0। या इसका सेकंड फॉर्मूला है अपने पास, सेकंड तरीका भी है। अपन चाहें तो देखो 36 को तोड़ सकते हैं, सेक क्या लिखेंगे 90 माइनस 54, केवल 36 को तोड़ा है मैंने 90 माइनस 54 बटे कोसेक 54 माइनस इसको तोड़ा सेक 90 माइनस 36, 90 में से 36 जाएगा तभी 54 बचेगा, और नीचे क्या है कोसेक 36। तो देखो सेक किस में चेंज होता है कोसेक में चेंज होता है, कोसेक 54 बटे कोसेक 54 और माइनस कोसेक 36 बटे कोसेक 36, दोनों कट गए और 1 - 1 बराबर क्या आ गया 0। यदि आपने ये तरीका किया तो भी 1 नंबर, ये किया तो भी 1 नंबर, इन दोनों के अलावा कोई तरीका नहीं है अपने पास। तो इन दोनों को हल किया होगा तो आपके कितने नंबर आ गए 1 नंबर और आ गया। कितने क्वेश्चन हो गए 5 क्वेश्चनों में अपने को 5 नंबर मिल गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और प्रश्न संख्या 6 है अपने पास। किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु, इन दोनों तीनों शीर्षों से समदूरस्थ जो बिंदु रहेगा वो कहलाएगा मेरा क्या परिकेंद्र। क्या कहलाएगा परिकेंद्र कहलाएगा। तो ध्यान से सुन लेना, आपको ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, केवल आंसर में ये लिखना है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, ये छठा प्रश्न अपना 1 नंबर ये दे गया, छठे प्रश्न में 1 नंबर केवल लिखना था परिकेंद्र बस। अब चलते हैं अपन आगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 7 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये मेरे पास वृत्त है,
5 सेंटीमीटर त्रिज्या ये रही, ये मेरा केंद्र बिंदु रहा और मैंने ये कर दी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु लिया मैंने, 13 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु मैंने लिया, यहां से इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये 13 सेंटीमीटर हो गया, स्पर्श रेखा यही रहेगी जो वृत्त को स्पर्श करेगी। नाम दिया वृत्त का केंद्र O, इसको लिखा A और ये हो गया मेरे पास B। इसने क्या पूछा है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा ये है मेरे पास, तो ध्यान से सुनना, ये हो गया मेरे पास समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज OBA में तो आप क्या करोगे, ये मेरे पास कर्ण हो गई, ये मेरे पास लंब हो गया और ये मेरे पास क्या हो गई, आधार। कौन से प्रमेय लगाओगे, बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय से क्या लिखोगे, आपको आधार निकालना है। प्रमेय तो बोधायन क्या होती है, OA² बराबर OB² प्लस में AB का स्क्वायर। अब देखो ये कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है मेरे पास, 13 का स्क्वायर किया। OB कितना है मेरे पास, 5 का स्क्वायर और इधर हो गया AB का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 25 प्लस में AB का स्क्वायर, इधर घटाया कितना आ गया 144 बराबर में AB का स्क्वायर। AB निकालोगे तो √144 हो जाएगा और AB का मान कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो आपकी स्पर्श रेखा कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। या आपका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये 7वां प्रश्न हो गया। अब चलेंगे अपन प्रश्न संख्या 8 की तरफ। यहां तक अपने को मिलेंगे पूरे के पूरे 7 नंबर। अब चलेंगे 8वां प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो पासे पर आने वाले संभावित परिणाम क्या क्या आते हैं अपने पास, आने वाले संभावित परिणाम क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। पासा होता है डाइस, उसमें लास्ट अपने पास 6 अंक होते हैं। अब देखो क्या करते हैं, इसने पूछा है 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। तो देखो 4 से छोटा अंक आने के परिणाम, पहले तो देखो 4 से छोटे छोटे क्या क्या होंगे, 1 2 3, तो परिणाम कितने हो गए मेरे पास, 3 हो गए। अब इसने क्या पूछा है, प्रायिकता। अतः 4 से छोटे अंक आने की प्रायिकता बराबर क्या लिखोगे, 4 से छोटे अंक आने के परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। यहां कुल संभावित परिणाम कितना हुआ था मेरे पास, कुल संभावित परिणाम कितना हुआ था, 6। तो यहाँ क्या लिखोगे, 3/6 बराबर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। यह आपका आंसर आ गया। तो ये देखो अपना 8वां प्रश्न कंप्लीट होता हुआ। इसमें भी आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। अब देखिए 9वां प्रश्न है, वाहनों के लिए आवश्यक PUC का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए ये है अपने पास प्रश्न सड़क सुरक्षा का, और इसमें PUC इसका पूरा नाम होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। क्या होता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। यह आपका आंसर था। इसमें कौन सा प्रश्न था, ये 90 नंबर का क्वेश्चन था कि इसका पूरा नाम लिखिए। तो आपने लिखा होगा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, तो आपको स्वतः ही 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो बच्चों देखो एक बात है, कई प्रश्न ऐसे होते हैं 1 नंबर के कि 1 लाइन में आंसर आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 4-5 लाइनों का अपने को यूज करना पड़ता है। तो ये मत समझना कि 1 नंबर का प्रश्न तो 1 लाइन में आंसर कैसे आएगा। तो कुछ प्रश्न होते हैं जो बड़े भी अपने पास हो जाते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। देखो प्रश्न संख्या 10 क्या है मेरे पास, एक कार 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा और 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है, तो वह 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगी। तो देखो पहला सिग्नल 3 मिनट में करती है, दूसरा सिग्नल 6 मिनट में और तीसरा सिग्नल 9 मिनट में। तो इसने पूछा है 13वां सिग्नल कितने मिनट में पार करेगी।
तो ध्यान से देखना, ये अपने पास क्या बनती है, AP बनती है। क्या बनती है, समांतर श्रेणी AP। अब देखो A का मान 3 आ गया और D का मान कितना आ गया, 6 - 3 = 3। और कौन सा पद पूछ रहा है, n बराबर हो गया 13। पदों की संख्या कितनी हो गई, 13 होगी। 13वां सिग्नल पूछ रहा है, माना 13वां सिग्नल पार करने में लगा समय A 13 हो गया। और an का फॉर्मूला क्या होता है, a + a n - 1 गुणा में d। तो देखिए a का मान कितना है, 3 + n का मान 13 और d का मान कितना मेरे पास 3 हो गया। तो 3 + में 13 में से 1 गया तो 12 और 12 × 36, 36 और 3 कितने होते हैं, 39। तो 13वां सिग्नल पार करने में इसको कितना समय लगेगा, 39 मिनट का समय लगेगा। देखो सिग्नल आ रहे हैं, पहला सिग्नल मेरे को पार करने में 3 मिनट खड़ा रहने लग गया और दूसरा सिग्नल 6 मिनट का लगा। तो ऐसे चलता रहेगा तो 13वां सिग्नल तो समय बढ़ेगा, कोई माइनस में थोड़ी आएगा अपने पास आंसर। तो इतना करोगे तो ये अपने पास 1 नंबर आपको मिल जाएगा। प्रश्न संख्या हो गई 10। तो बच्चों देखो यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए और 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आए, तो 10 के 10 नंबर आपको मिले होंगे अवश्य। यहाँ पर देखो ऐसा कोई कठिन नहीं आया कि आउट ऑफ सिलेबस आया हो, सेम अपना किताब का ऐसा कैसा छपा हुआ प्रश्न आया सारे। तो अब देखिए, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है मेरे पास, सूत्र परावर्त्य आधारित विधि से निम्न को हल कीजिए। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने वीडियो देखी है पीछे वाली तो मैंने परावर्त्य विधि से ये हल मैंने आपको हल करवाया था। बस यहाँ पर डिजिट चेंज है, तरीका मैंने सेम वो आपको करवाया था। देखो कैसे, यहाँ पर है 14,885 भाग 123, ये मेरे पास है सवाल। अब इसको परावर्त्य से हल करना है और हल करेंगे तो देखना क्या करेंगे, 3 खंड बनेगा अपने पास, 3 खंड बनेगा। ऊपर ऊपर तो आता है मेरे पास भाजक आएगा, भाजक कितना है मेरे पास 123, आधार कितना है मेरे पास 100, विचलन कितना आ गया, विचलन देखो 100 से ज्यादा है ना, ये ज्यादा है तो प्लस का 23 आ गया। और परावर्तित अंक जो रहेगा विपरीत, प्लस का माइनस, यानी 2 का माइनस और 3 का भी माइनस। अब कैसे करते हैं आगे, ध्यान से सुनना कि यहां पर अपन ने आधार कितना लिया है 100, आधार में कितना 0 है 2 है, तो इन 2 अंकों को अपन इधर रख देंगे तीसरे खंड में 85 और बीच में आ जाएगा 148 आ जाएगा। क्या करेंगे, 1 का 1 ऐसे कैसे उतरेगा, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2 हो गया, और 1 को 3 से किया तो माइनस का 3। ओके, माइनस आगे नहीं लगाते हैं, इस परावर्त्य में लगा दोगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा। अब देखो क्या है आगे, अब बाकी जगह क्या करेंगे अपन, 85 के नीचे क्या लिखेंगे, इसके सामने 0 0, पूर्ति हो गई अपनी। अब क्या करते, इसका नंबर आता है 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 को 2 से गुणा किया। अब तक अपन गुणा इधर से करके आते हैं, लेकिन परावर्त्य निखिलम में भाग विधि में अपन गुणा करते हैं इधर से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, बाकी जगह फिर पूर्ति कर दी मैंने। अब इसका नंबर आएगा 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5, और 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 1 को 3 से किया 3 हो गया। अब देखो यहाँ का खाना कंप्लीट, इधर का भी कंप्लीट, कोई 0 नहीं बचा। अब अपने को आंसर आ जाएगा कैसे, 5 में से 3 गया तो 2 और 8 में से 6 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0। तो अतः भागफल आपका कितना आया, भागफल आया 121 और शेषफल आया कितना मेरे पास है 0,2। ये आपका आंसर हो गया। इतना आपने कर दिया तो आपको क्या मिल गया, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि प्रश्न संख्या कौन सा है 11 है और प्रश्न संख्या 2 है, 11 जो मेरे पास वो है 2 नंबर का। तो देखिए अब चलते हैं आगे 12वें प्रश्न में। 12वां प्रश्न है, परिमेय संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती बिना विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें अपने को दशमलव प्रसार भी साथ साथ निकालना है। तो देखो सवाल क्या है 12वां, 7/80,
तो यहां पर इसने पूछा है केवल कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, बिना विभाजन प्रक्रिया का उपयोग करके बताइए। तो देखो अपन क्या करेंगे, ये मेरे पास अंश है और ये मेरे पास क्या है, हर है। हर के गुणनखंड करूंगा तो 80 के गुणनखंड मैंने किए तो क्या आ गया 40, उसके बाद 20 आ गया और ये 10 आ गया और ये 5 और लास्ट में 1। तो क्या लिखोगे आप 7/2 की पावर कितनी आ गई 4 और गुणा में 5। क्या लिखोगे, क्योंकि यहां हर के गुणनखंड किस रूप में है, 2 गुणा 5 की पावर m के रूप में है। किस रूप में है, 2 गुणा 5 की पावर m के रूप में है। तो यह कौन सी आवर्ती होगी, शांत या अशांत, शांत आवर्ती होगी। कौन सी आवर्ती होगी, शांत आवर्ती होगी। देखो यहां पर इसने केवल इतना पूछा है शांत या अशांत। यदि आपने इसके आगे भी हल कर दिया है, दशमलव प्रसार निकाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलेंगे। देखो प्रश्न संख्या 13 क्या है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्या खंड पर, अब देखो क्या है सवाल, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्या खंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना है 90 डिग्री है। तो वृत्त के लघु त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो त्रिज्या का मान कितना है मेरे पास, त्रिज्या है r बराबर 14 सेंटीमीटर और केंद्र पर अंतरित कोण कितना है मेरे पास, थीटा बराबर 90 डिग्री। इसने पूछा है चाप की लंबाई और चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है मेरे पास L बराबर पाई आर थीटा बटे 180 या फिर आपने लिखा होगा 2 पाई आर थीटा बटे 360। दोनों एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहां ध्यान से देखो, अब L बराबर क्या करेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, थीटा का मान 90 और गुणा में 180। 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 से 2 कट गया। तो L बराबर क्या आ गया मेरे पास 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दे रखा है तो चाप की लंबाई कितनी आ गई मेरे पास 22 सेंटीमीटर। इससे करोगे तो भी 22 सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि मैंने क्या किया है 2 से तो ऊपर नीचे गुणा किया है, इधर भी 360 कर दिया, इधर 2 पाई आर थीटा लगा दिया। कई क्या होता है कि ये फॉर्मूले याद रखते हैं, कई ये याद रखते हैं, दोनों से करोगे आंसर सेम ही आना है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 14 क्या अपने पास, एक शंकु के आधार का व्यास, कितना है 14 मीटर है और तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है। देखो ध्यान से देखना, अपन ने अब तक कर लिए 13 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन के कितने नंबर हो गए 10 क्वेश्चन के 10 नंबर और 11 12 13 2 2 4 और 2 6 16 नंबर अपने पक्के हो गए। अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं। सवाल ने क्या दिया है, आधार का व्यास दिया है। तो व्यास कितना दे रखा है 14 मीटर दे रखा है। तो व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 14/2 बराबर 7 मीटर। नेक्स्ट है तिर्यक ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं बेटा L बोलते हैं और L का मान कितना है मेरे पास 25 मीटर। इसने पूछा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो सूत्र क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर L प्लस आर। क्या होता है, पाई आर L प्लस आर। तो देखिए पाई का मान यहां पर अपने को रखना है 22/7, आर का मान कितना है 7, L कितनी है 25 और प्लस में आर का मान कितना है मेरे पास 7 है। तो देखिए 7 से 7 कट गया, क्या बच गया 22 और 25 और 7 32 होते हैं। 22 दूनी 44 और 22 3 66 और 4 कितना होता है 70 होता है। तो आपका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। क्या पूछा इसने, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये भी सही हो गया, आपके 2 नंबर आपको कंप्लीट मिल गए। अब देखो 15 सवाल हैं। एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे
क्या है मेरे पास 15वां सवाल है, एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर एक सीसीटीवी कैमरा इस प्रकार लगाया गया है कि 10 मीटर दूरदृष्टि रेखा के यातायात देखा जा सकता है। खंबे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और जहां पाई का मान रखना है मेरे को 3.14। देखो कैसे किया होगा आपने। 15वां क्वेश्चन है कि एक 8 मीटर ऊंचा एक खंबा है, 8 मीटर ऊंचा एक खंबा है मेरे पास, ठीक है। यहां पर एक कैमरा लगा हुआ है, चोटी पर एक कैमरा लगा हुआ है। अब कैमरा यातायात देखना प्रारंभ कितनी दूरी से कर रहा है स्टार्ट, वो 10 मीटर दूरदृष्टि तक, 10 मीटर की दूरदृष्टि तक यातायात देखना प्रारंभ करता है। तो ये देखो 10 मीटर हो गया, ठीक है। यहां पर या वो यातायात देखना प्रारंभ कर दिया। अब उसने क्या कहा कि खंबे के चारों ओर, खंबा बीच में है, कैमरा चारों तरफ घूमेगा, चारों तरफ घूमेगा तो वृत्ताकार पथ बनाएगा। उसके लिए उसको क्या चाहिएगी, त्रिज्या चाहिएगी। तो देखो ये अपने पास कैमरे का केंद्र हो जाएगा, तो इसको भी तो अपन केंद्र ही मानेंगे। तो यहां से ये घूमेगा तो क्या बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त की त्रिज्या मेरे पास ये नहीं है। तो पहले ए, बी और सी ये समकोण त्रिभुज हुआ, ये मेरे पास कर्ण हो गया और ये मेरे पास लंब हो गया। क्या निकालना है मेरे को, आधार। कौन सी पर में लगाओगे, बोधायान पर में। कौन से लगाओगे, बोधायान पर में लगाओगे तो मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा, BC का स्क्वायर। कितना आ गया, 164 प्लस में BC का स्क्वायर। 100 में से 64 गया तो कितना बचता है, 36, और 36 का रूट होता है कितना, 6 होता है। 36 का रूट कितना होता है मेरे पास, 6 मीटर। अब यहाँ क्या कहा कि ये जो कैमरा है चारों तरफ देखेगा तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये त्रिज्या है मेरे पास, तो माना BC बराबर R बराबर 6 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर। पाई का मान 22/7, R का मान 6 गुणा 6, 22 का 132। 132 को 6 से गुणा करो, 6 दूनी 12 और 6 × 18 और 1 19, 6 एकम 6 और 1 7, 792/7 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, दर्शनीय। क्या बोला इसने, खंबे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वृत्ताकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लेकिन पाई का मान 3.14 रखना था, हमने क्या रख दिया, 22/7 रख दिया। तो देखो अपन पाई का मान क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 3.14 रख दोगे, जो भी आंसर आएगा आपका देखो कैसे आएगा। क्या रखा अपन ने, 3.14। तो देखो 6 चंगा 36 हो गया, 36 को इससे गुणा करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी 15 क्वेश्चन कितने नंबर का कंप्लीट, 2 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब देखिए 16वां क्वेश्चन आता है मेरे पास, ध्यान से सुनना। द्विघात बहुपद क्या आया था आपके पास, द्विघात बहुपद x² - 2x - 15 के शून्य के ज्ञात कीजिए। और मैंने बताया था उस वीडियो में कि शून्य का आपको पूछ ले और पूछेगा, शून्य का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिया था। आगे दे रखा है इस बहुपद के शून्य और गुणांकों की मध्य सत्यता की जांच भी कीजिए। जांच भी मैंने करवाई थी, यहाँ बस केवल आपको डिजिट चेंज हुआ है। तो देखिए क्या होगा, x² - 2x - 15, ये अपने को इसका शून्य की ज्ञात करना है। तो ये मेरे पास बहुपद है, बहुपद fx बराबर है तो अपन इसके बराबर क्या रख लेंगे, 0। तो क्या हो जाएगा, x² - 2x - 15 बराबर है 0। तो क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, x² इसके टुकड़े किया -5x प्लस का 3x और माइनस का 15 बराबर है 0। आपने यही किया होगा क्योंकि 5 में से 3 गया तो 2 बचता है और 5 दिए 15 आता है। अब देखो क्या करते हैं, इधर जोड़ा बनाया, इन दोनों में x कॉमन आ गया, क्या बच गया, x - का 5, इन दोनों में 3 कॉमन आया, x - का 5 बराबर 0। इधर आया x - 5 और x प्लस का 3 बराबर में 0। क्या करेंगे अब आगे, इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0। x का मान क्या आ गया, 5, x का मान आ गया -3। मेरे पास 2 शून्य का आपको प्राप्त हो गए। अब सुनो, ये प्रश्न है अपने पास 16वां क्वेश्चन 3 नंबर का है। इसने क्या कहा कि शून्य के ज्ञात कीजिए, यहां तक आपको मिलेगा 1.5 नंबर। यह आपको 1.5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि माना
शून्य के क्या क्या है मेरे पास, अल्फा और बीटा है। शून्य क्या क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बराबर 5 हो गया, बीटा बराबर -3 हो गया। जांच करते हैं, सत्यता की जांच। तो पहला होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। यही किया होगा आपने। अब देखो योग अल्फा प्लस बीटा, शून्य क्या क्या है मेरे पास, अल्फा और बीटा माइनस। अब इससे पहले अपन एक चीज लिखेंगे कि निम्न समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो a का मान कितना आया 1, b का मान आया मेरे पास -2 और c का मान आया मेरे पास -15 आया। अब क्या करेंगे आगे देखो, -b/a, तो माइनस मैंने लगा दिया, b कितना -2, ये हो गया -2 और बटे में a का मान कितना है 1 है, तो ये हो गया +2 इधर। और a अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 -3 और बराबर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया। ये आपकी योग की तो जांच हो गई। और दूसरा है शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा है मेरे पास, गुणा को बोलते हैं c/a, यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है मेरे पास 5 और बीटा कितना है -3, इधर c कितना है -15, a कितना है 1, c कितना है -15 और a कितना है 1, 5 3 15 और इधर भी 15 आ गया माइनस का, दोनों बराबर हो गए। ये अपना शून्यकों की क्या हो गई, जांच हो गई, अपने 16वां प्रश्न है कंप्लीट। तो देखिए बच्चों ये 16वां प्रश्न हो गया। अब चलते हैं अपन 17वें प्रश्न की तरफ। और 17वां प्रश्न क्या है, एक समांतर श्रेणी, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे एवं तीसरे पद, देखो ध्यान से देखना, अब यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे एवं तीसरे पद क्रम से 24 और 28 है, तो क्या दे रखा है दूसरा पद, दूसरा पद इसको बोलते हैं a2, कितना है 24 है। a2 को क्या बोलेंगे, a प्लस में d बराबर 24, समीकरण नंबर 1 आ गया। और तीसरा पद है मेरे पास, तीसरा पद को बोलेंगे a3 बराबर कितना आ गया 28, a3 को बोलेंगे a प्लस 2d बराबर 28। तो यहां पर होगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से घटाएंगे किसको, समीकरण 2 को घटाएंगे। तो ऊपर तो है मेरे पास a प्लस डी बराबर 24, a प्लस 2d बराबर 28, माइनस माइनस और ये माइनस हो गया, दोनों कट गए, माइनस का d और माइनस का 4, तो d का मान कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। d का मान समीकरण 1 में रख दूं मैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए एक क्या है मेरे पास, a प्लस में 4 बराबर 24 और a का मान आ गया 24 माइनस 4 बराबर 20 आ गया। a का मान 20 आ गया, d का मान 4 आ गया। ये पूछ रहे हैं पहले 61 पदों का योगफल, तो माना 61 पदों का योगफल कितना है, 61 पदों का योगफल बराबर s 61 है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d होता है मेरे पास फॉर्मूला। तो देखो क्या करेंगे, S 61 है, 61/2 2 गुणा में a का मान है 20 और प्लस में n का मान कितना मेरे पास 61 है, माइनस 1 और गुणा में d का मान कितना है 4 है। अब देखिए क्या करते हैं, 61/2 20 दूना 40, 61 में से 1 गया तो 60, 60 को 4 से गुणा किया 6 चौका 24 240, 61/2 और इन दोनों को ऐड किया 280, 140 हो गया। गुणा किया तो क्या होगा मेरे पास 0, 14 एकम 14 और 14 से की 84, 84 और 1 85, आपका कितना आ गया 8540 आपका आंसर आ गया। किसका है 61वें पदों का योगफल, पहले 61 पदों का योगफल आ गया 8540। तो यह आपका 17वां सवाल कंप्लीट और ये 3 नंबर आपको मिल गए, मिल ही गए। देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल सरल सवाल है। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ।
देखो बेटा 18वां है, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा में इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखना, ये अपने प्रश्नमाला 8 का एक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या चेंज किया है, वहां 60 डिग्री था, यहां पर इसने क्या पूछ लिया 30 डिग्री। तो देखो एक 12 मीटर ऊंचा मेरे पास पेड़ है, 12 मीटर ऊंचा एक मेरे पास पेड़ है, ये आधार बिंदु हो गया। माना यहां से वो पेड़ टूटा, माना कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा, वो h ऊंचाई पे पेड़ टूटा, कितनी ऊंचाई पे टूटा h पे, और कितना बच गया 12 माइनस h बच गया। तो ये टूटा जो है मेरे पास, ये टूटने वाला इसको बोलूंगा 12 माइनस का h। समकोण त्रिभुज बन रहा है, A हो गया ये B और ये क्या हो गया C हो गया। कौन सी पर में लगेगी, समकोण त्रिभुजे ए बी सी में ऊपर क्या लिखोगे, माना पेड़ धरातल से h ऊंचाई पर टूटता है। तो देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में ये लंब और ये कर्ण है मेरे पास, तो लंब बटा कर्ण, लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC। लंब बटा कर्ण को बोलते हैं साइन और थीटा दे रखा है कितने डिग्री का 30 डिग्री का, तो साइन 30 हो गया। AB कितना है मेरे पास h है, AC कितना है 12 माइनस h, साइन 30 का मान 1/2, चूंकि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, क्या है साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, गुणा किया 2h इज इक्वल टू 12 माइनस h हो गया, इधर आ गया 2h और ये बच गया क्या मेरे पास प्लस का h बच गया और ये 12 हो गया, 3h हो गया बराबर 12 और h बराबर 12/3, 3 चौक 12 आपका आंसर आ गया। h का मान कितना आ गया 12 आ गया मेरे पास। बताओ कितनी ऊंचाई से टूटा, 12 मीटर की ऊंचाई से ये पेड़ और 4 मीटर की ऊंचाई से पेड़ टूटा। दोबारा देखिए AB का मान लंब है मेरे पास, माना ये h मीटर ऊंचाई पर पेड़ टूटा, तो कितना बचेगा ऊपर 12 माइनस h। अब 12 माइनस h बचा हुआ ये टूट गया, तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है h है और कर्ण कितना है 12 माइनस h, लंब बटा कर्ण को बोलते हैं साइन 30 और साइन 30 का मान 1/2 गुणा किया 2h बराबर 12 माइनस h और 2h में h जुड़ गया कितना हो गया 3h और 3h, h का मान कितना आ गया मेरे पास है 12 आ गया 4 आ गया। अब देखो ये प्रश्न हो गया 18, ये भी 3 नंबर का प्रश्न अपने पास समाप्त हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 19, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। देखो आधार मैंने लिया, एक आधार लिया मैंने, तिरछा ले लेते इसको थोड़ा सा, देखो एक आधार लिया मैंने BC लिया, ये हो गया BC और यहाँ पर A बिंदु है एक और एक यहाँ पर D बिंदु है। एक तो है मेरे पास ABC और एक है मेरे पास DBC, क्या है मेरे पास एक बिंदु DBC, दो त्रिभुज अपने बने हुए हैं, दो त्रिभुज अपने पास बने हुए हैं। ये देखो अब इसमें आगे क्या करना है कि ये सिद्ध करवा रहा है मेरे पास है, ये D हो गया कि सिद्ध कीजिए यदि AD और BC परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करे, यदि AD वह BC परस्पर किस पर प्रतिच्छेदित करे O पर प्रतिच्छेदित करे, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर आएगा AO बटे में DO। अब देखो क्या करते हैं, अपन क्या करेंगे, दिया हुआ है जो सवाल में आपको दे रखा वो लिख दोगे और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि मैंने ऊपर आपको लिख दिया। अब इसकी थोड़ी सी रचना करेंगे अपन, क्या करेंगे रचना करते हैं। रचना में क्या किया कि इस BC पर एक तो A से लंब डालूंगा, मैंने लंब डाला AE और इधर D से लंब डालूंगा और मैंने लंब डाल दिया कौन सा DF, ठीक है। एक तो AE लंब डाल दिया और एक DF लंब डाल दिया। अब क्या करते हैं आगे, अब इन दोनों से अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, एक ही आधार पर बने हुए हैं दोनों, तो अपने पास दो त्रिभुज बन रखे हैं, एक तो है AOE और दूसरा है DOF, दो त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों को अपन क्या सिद्ध कर देंगे, समरूप सिद्ध कर देंगे। कैसे सिद्ध करोगे, त्रिभुजे, अब मैं उत्पत्ति कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं इसकी उत्पत्ति करेंगे, तो क्या लिखेंगे त्रिभुजे AEO तथा त्रिभुज DFO से
क्या करेंगे, यहां पर दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, तो कोण AEO बराबर कोण DFO, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। दूसरा, ये दोनों कोण अपने क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से, कोण AOE बराबर कोण DOF, ये दोनों क्या है मेरे पास, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ध्यान से सुनना, AA समरूपता उपगुणधर्म से, क्या है ये, AA समरूपता उपगुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज AEO समरूप हो गया त्रिभुज DFO के। अब ध्यान से सुनो, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो यहां पर AE भुजा है और इधर DF है, तो मैं क्या लिखूंगा, AE बटा DF वो बराबर होगी किसके, AO बटे में DO के। समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब जो हल करवा रहा है वो देखते हैं। अब आंसर देखते हैं। यहाँ पर इसके आगे क्या करेंगे कि अतः त्रिभुज ऊपर तो बन रहा है ABC, यही आपको याद करवा रहे हैं, ABC का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, और लाना क्या है, AO बटा DO लाना है। तो देखो कैसे करेंगे। अब आपको ध्यान आया होगा तुरंत कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई होता है। तो देखो इसका आधार क्या है, BC, दोनों का आधार BC है, दे रखा है सवाल में। तो क्या करेंगे, 1/2 गुणा आधार BC है, ऊंचाई क्या है, इस वाले की ऊंचाई होगी AE, और बटे में 1/2 BC गुणा DF, इसकी ऊंचाई क्या होगी मेरे पास, DF होगी। तो देखो BC से BC कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बच गया, AE बटा DF, और ये बराबर किसके आ रहा है, AO बटा DO के बराबर आ रहा है। ये अपना आंसर है, कंप्लीट हो गया। इतना सब कुछ करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 3 नंबर आपको दिया जाएगा। अब प्रश्न संख्या पढ़ते हैं 20। ये देखो 19वां प्रश्न आपके सामने कंप्लीट हो गया। प्रश्न 20 क्या है मेरे पास, ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी प्रश्न है। ये उदाहरण है अपने पास, ये जो प्रश्न आ रहा है 20वां क्वेश्चन है, ये अपने पास एग्जाम्पल है। तो देखिए एग्जाम्पल कैसे हल करते हैं। क्या दे रखा है कि दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD में AB जितना है उतना ही AC है और उतना ही क्या है, AD है। तो देखो क्या दे रखा है, ये वृत्त है मेरे पास, ठीक है, और ये हो गया A, उसके बाद AB है मेरे पास, और ये AC है, और ये क्या है मेरे पास, AD है। इन दोनों को मिला दिया ऐसे, क्या दिया हुआ है, ये अपने को दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है कि BAD बराबर में 2 BDC और प्लस में क्या आना है, CBD। अब देखो कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखना। कुछ नहीं, अपन सबसे पहले अपन इस B को D से मिलाएंगे। क्या करेंगे, B को D से मिलाएंगे। अब देखना इसमें क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल, बस एक आपको छोटा सा दिमाग लगाना है कि हल करेंगे या सिद्ध करेंगे। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि अपने पास ये चाप है BC, इस चाप BC के द्वारा केंद्र पे बना कोण वर्ग के किसी अन्य भाग पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। देखो ये मेरे पास BC है, B और C, इससे एक कोण तो ये जा रहा है केंद्र पर A पर जा रहा है, ठीक है, और इसी से एक कोण आ रहा है D पर, इसी से एक कोण किस पे जा रहा है, ये D पर जा रहा है। देखो तो क्या बोलेंगे कि केंद्र पे बना कोण वर्ग के अन्य किसी भाग पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो केंद्र पे क्या बन रखा है, चूंकि कोण BAC बराबर 2 कोण BAD, BDC 2 कोण BDC, समीकरण नंबर 1। तथा इधर देखो अब चाप CD है, इसी से केंद्र पे कोण कौन सा जा रहा है, CAD, कोण CAD, और वो इधर इससे दुगुना होगा CBD का, 2 गुना CBD का। अब देखो क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे, समीकरण 1 प्लस में समीकरण नंबर 2। अब देखो दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा मेरे पास, इधर आ गया कोण BAC प्लस इधर आ गया कोण CAD, और दोनों में 2 कॉमन लिया, इधर आ गया BDC और इधर आ गया CBD। ये आपको सिद्ध करना था। और देखो आगे क्या करना है, ये नहीं आपको सिद्ध करना, आगे और है। अब ये देखो BAC और CAD, BAC
सी ए डी, टोटल मिला के पूरा क्या बनता है, बी ए डी बनता है। तो बी ए डी बराबर आ गया 2 और बी डी से प्लस में सी बी और डी आपका आंसर है आ गया। यह आपका सवाल कंप्लीट होता हुआ। तो देखिए बच्चों ये प्रश्न संख्या अपना 20 कंप्लीट होता हुआ। अब करेंगे प्रश्न संख्या 21 और ये भी 3 नंबर का है। 25 तक 3 नंबर तक रहेंगे। अब देखो आगे क्या करते हैं। 21वां है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को एक वृत्त बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है। अन्य दो भुजाएं AB और AC बढ़ाने पर QR को स्पर्श करेगा। तो सिद्ध कीजिए AQ बराबर 1/2 AB प्लस BC प्लस CA। 21वां क्वेश्चन है। देखो कैसे हल करेंगे इसको। 21वें को ये अपने पास वृत्त है और सवाल क्या बोला कि त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज मेरे पास ABC बना हुआ है। ये हो गया त्रिभुज A और ये मेरे पास B और ये क्या है C है। ABC है मेरे पास, माना यह है त्रिभुज ABC और आगे दे रखा है बाह्य पर P बिंदु को स्पर्श करता है। किसको स्पर्श करता है, ये P को स्पर्श कर रहा है। अब देखिए क्या करते हैं अपन कि B और C को AB और AC को आगे बढ़ाएंगे तो वह वृत्त को Q और R पर स्पर्श करेगा, Q और R पर स्पर्श करेगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं। ये मान लिया B हो गया और ये C हो गया। ये आगे बढ़ेगा Q पर स्पर्श करेगा, या आगे बढ़ेगा किस पर स्पर्श करेगा, R पर। और ये त्रिभुज हो गया मेरे पास A B और C। P बिंदु है, यहाँ पर Q पे स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर R पे कर रहा है और ये इसका केंद्र बिंदु है। सिद्ध क्या करना है कि AQ बराबर 1/2 AB प्लस BC प्लस CA। यदि आपके आ जाता कि सिद्ध कीजिए AQ बराबर आधा त्रिभुज का परिमिति, त्रिभुज की परिमिति, परिमिति का मतलब होता है परिमाप, और तीनों भुजाओं का योग। अब देखो कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। ये बाह्य बिंदु से वृत्त को जाने वाली जो स्पर्श रेखा होगी, बाह्य बिंदु से अपन 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं और दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। कैसे करेंगे, AQ बराबर AR, समीकरण नंबर 1। AQ बराबर क्या है, AR है मेरे पास। अब ये देखो B बाह्य बिंदु है तो BQ बराबर क्या हो जाएगा, BP। ये समीकरण नंबर 2। इधर CR और बराबर हो जाएगा किसके, CP के, समीकरण नंबर 3। अब देखो क्या करते हैं, तीनों समीकरण अपने काम आएगी। तो सबसे पहले मैं AQ और AR को ऐड करूं, AQ प्लस AR। अब ऐड करूं तो AQ जो है ना वो किस किस से मिलके बना है, AB से और प्लस में BQ से, प्लस AR किस किस से मिलके बना है, AC से और CR से, AC और CR से मिलके बना है ना। अब देखिए AQ जो है मेरे को चाहिए, AQ तो मेरे को आवश्यक रहेगा। AR है, इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, AQ रख दिया, बराबर AB है, यहां देखना BQ, इसकी जगह मैं रख दूंगा BP, और प्लस में ये जो CR है इस CR की जगह रख दूंगा क्या, CP, और प्लस में क्या आ गया, AC आ गया। अब देखिए AQ और AQ क्या हो गया, 2AQ हो गया, और इधर AB। अब BP प्लस CP, BP प्लस में CP दोनों बन के क्या बन गए, BC बन गया, और BC प्लस में क्या आ गया, AC, और 2 को नीचे भेजा तो AQ बराबर 1/2 AB प्लस BC प्लस AC, ये आपका आंसर है आ गया। ये आपको सिद्ध करना था, ये सिद्ध आपका हो गया। इतना सब कुछ करने पर आपको क्या मिल जाएगा, 3 नंबर आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 22वां, त्रिभुज ABC के परिगत वर्ग की रचना कीजिए। यदि BC बराबर 6 और AB बराबर 5 और B पर कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर परिगत वर्त बनेगा तो सबसे पहले केंद्र डिसाइड करता है, केंद्र अपने पास अंदर रहेगा या बाहर रहेगा या उसके भुजा पर रहेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन हल करते हैं इसको। देखो ये मेरे पास BC, आपने एक रेखाखंड खींचा BC 6 सेंटीमीटर का खींच दिया। B पर कोण बनाया आपने प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का, माना ये चाप यहाँ कटकर ये 60 डिग्री का आपका कोण बन गया।
और इसी पर 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटना है ए, ये 5 सेंटीमीटर का चाप कट गया, इसको मिलाया तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, एक न्यून कोण त्रिभुज बन रहा है। और आपको पता है कि न्यून कोण में परिगत वर्ग का जो केंद्र रहेगा वो अंदर रहता है, अधिक कोण में बाहर रहता है और समकोण में कर्ण पर रहता है। तो यहां पर आपका केंद्र अंदर आएगा, फिर अपन इस परिगत वर्ग की रचना कर देंगे। परिगत वर्ग मतलब बाहर इसको छूता हुआ स्पर्श करता हुआ आपका जाएगा। तो यह आपका 3 नंबर का आपका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। रचना लिखोगे, जैसे जैसे आपने इसको सोल्व किया वैसे वैसे आपका आंसर आता जाएगा। कैसे रचना लिखते जाओगे। तो सबसे मुख्य डिसाइड करता है कि इसका केंद्र कहां आएगा। केंद्र आपका पकड़ में आ गया तो समझ लो आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे। 23वां क्वेश्चन है मेरे पास। तेईसवां क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। यहां देखना ध्यान से, वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और केंद्र कोण बराबर 90 डिग्री है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप लगा दोगे तो इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। पाई का मान इसमें कोई नहीं दे रखा, क्या करोगे 22/7 आर स्क्वायर 21 गुणा 21 और थीटा का मान 90/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 21 गुणा 21 और साइन 90 का मान अपने पास होता है सारणी में कितना, 1 होता है। तो आगे देखिए ये कट जाएंगे, 0 से 0 9 चौक 36, 7 या 21, 2 दूनी 4, 11 ऊपर आ गया 11 गुणा 21 गुणा 3/2 माइनस 1/2 गुणा 441, साइन 90 का मान 1 होता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे आपका आंसर कंप्लीट मिलेगा। यहां तक जिसका जितना भी सही है, देखो इसमें मैथ में क्या होता है, हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। आपने यदि सूत्र लिखा और ये 3 नंबर का सवाल था तो आपको 1 नंबर यहां पर आपको मिल जाएगा। आगे आपने नहीं किया है तो भी 1 नंबर आपको, बोर्ड आपको 1 नंबर देगा। इसके आगे आपने मान रख दिया, यहां तक 1 नंबर फिर मिलेगा, 2 नंबर हो गए, लास्ट में जो आंसर आएगा उसका 1 नंबर आपका रहेगा। 3 नंबर का आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। आगे क्या है कि एक धातु का गोला, प्रश्न कितना आपने आगे, एक धातु का गोला क्या दे रखा है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। धातु के गोले की यानी गोले की त्रिज्या, धातु का गोला 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको पिघला दिया तो क्या बना दिया मैंने, बेलन। तो बेलन की त्रिज्या क्या क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या, इसको धातु का गोला उसकी त्रिज्या है, धातु के गोले की त्रिज्या आपको दे रखा है, इसको मैं बड़ा आर लिख देता हूं, बराबर 9 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दे रखा है h बराबर 6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर परिवर्तन किया गया है। आपने किया होगा कि गोले का जो आयतन रहेगा बराबर में बेलन का आयतन रख देंगे। इसने क्या पूछा है, कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। तो आपने पहले बेलनों की संख्या निकाली है। तो देखो इसके कई तरीके होते हैं सवाल हल करने के। यदि आपने ऐसा निकाला है कि पहले बेलन गोले का आयतन निकाल के अलग कर दिया, बेलन का आयतन निकाल के अलग कर दिया, फिर आपने क्या कहा कि भाई गोले से बेलन बनाए गए हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, गोले का आयतन और बटे में बेलन का आयतन, बटे में क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन आ जाएगा। तो देखो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई से पाई कट गया तो ध्यान से देखो 4/3 आर क्यूब 9 गुणा में 9 गुणा में 9 और आर स्क्वायर 3 गुणा में 3 और एच का मान 6 है मेरे पास। 3 तिया 9 कट गया और 3 एकम 3, 3 तिया 9 आ गया, 3 दूनी 6, दूनी 4 और 9 दूनी 18 बेलन आपके पास है बनेंगे। कितने बेलन बनेंगे, 18 बेलन। तो ये प्रश्न संख्या अपने पास 24 से खत्म होती हुई। 25वां है, एक थैले में 5 सफेद है, 2 लाल है और 3 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद, खालिस्तान आपको दे रखा है पहला सफेद,
लाल और काली। एक एक नंबर के हैं तीनों, ध्यान से सुनना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या क्या है अपने पास? सफेद गेंद के परिणाम, पहले क्या लिखोगे? सफेद गेंद के परिणाम और बराबर कितना है? 5। लाल गेंद के परिणाम कितना है मेरे पास? 2 और काली गेंद के परिणाम कितने हैं मेरे पास? 3। कुल संभावित परिणाम कितना जाएगा? कुल संभावित परिणाम कितना हो गया? 5 और 2 7 और 3 10 हो गया। पहला क्या पूछा है कि गेंद के सफेद होने की प्रायिकता। तो देखो सफेद होने की प्रायिकता निकालोगे तो सफेद गेंद कितनी है? 5 और बटे में 10 बराबर 1/2। और दूसरा है लाल गेंद होने की प्रायिकता। लाल की प्रायिकता क्या होगी? 2/10, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तीसरा आपको पूछा है काली गेंद होने की प्रायिकता, तो काली की क्या हो जाएगी? 3/10। यह आपका आंसर कंप्लीट। कितने नंबर का प्रश्न है ये? 3 नंबर का। ये 3 नंबर आपके पास है, कंप्लीट हो गए। अब यहां तक देखो 3 नंबर का सारा मैटर कंप्लीट। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ऐसा कोई सवाल नहीं गया जिसमें आपको कोई ज़्यादा दिमाग या ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी हो। तो यहां देखिए आप अब चलते हैं अपन 26वां क्वेश्चन, और 26वां आता है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को आलेखित विधि द्वारा हल कीजिए। केवल पहले हल करना है, बाद में m का मान ज्ञात कर देंगे। तो देखो पहली समीकरण है 4x - 5y बराबर 20, और दूसरी समीकरण है 3x + 5y बराबर 15। तो देखो आपने मान रखा होगा, तो पहली टेबल तो आई होगी आपके पास x y कितना आया? x का मान आपने क्या रखा होगा? ये y का मान रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। y का मान आपने 0 रखा है तो x का मान 5 आ गया। ठीक है, y का मान यदि आपने क्या रखा है, कितना रखे? माइनस का 1 रखें तो भी नहीं आएगा। 2 रखते हैं, 5 दूनी 10, 3 रखा, 5 3 15, 4 रखते हैं, 4 पंजे 20। y का मान यदि 4 रखते हैं, 4 पंजे 20 हो गया, 40। तो x का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और y का मान यदि मैं कितना रखूं, यहां पर 4 तो रख दिया, अब कितना रख दे? माइनस का 4 रख देते हैं। माइनस का 4 रखेंगे तो माइनस का 20 हो गया, प्लस का 20 इधर गया, माइनस का 20। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 0 नहीं आएगा। देखो y का मान -4 रखता हूं तो कितना हो गया? माइनस का यानी प्लस का 20 हो गया, इधर गया 20 - 20 0। देखो माइनस का 4 से तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ देखो y का मान मैंने क्या रखा? माइनस का 4, 4 पंजे 20 प्लस का हो गया, 4x - 5y प्लस का हो गया, और 20 में से 20 इधर गया, सही है। एक y का मान -4 रखा तो x का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये पहली टेबल हो गई। और सेकंड टेबल में आपके पास आंसर आया होगा क्या? x और y। ये देखो y का मान यदि आप क्या रखने जा रहे हो? 0 रखने जा रहे हो, तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और y का मान आपने रखा 2 रखा तो 5 दूनी 10 नहीं जाएगा, 3 रखा, y का मान 3 रखा तो x का मान 0 हो जाएगा। y का मान क्या रखा? 3 पंजे 15, 15 में से 15 गए तो 0। अब क्या करते हैं, y का मान -3 रखता हूं मैं, 3 पंजे 15, माइनस का उधर गया, प्लस का 30, ये 10 आ गया। अब आपका ग्राफ कटेगा, ध्यान से सुनो। इन दोनों सारणियों में आपको दिख रहा है कि कौन से बिंदु पर आपका ग्राफ कटेगा, और आपका ग्राफ कटेगा 5 और 0 पर। आपका ग्राफ किस पे कटेगा? 5 और 0 पर। तो देखो आपने ग्राफ काटा तो x का मान क्या आया होगा आपके पास? 5, और y का मान क्या आएगा? 0 आएगा। और ये दोनों पॉजिटिव है तो इस रेखा पर कटेगा आपका ग्राफ, यहाँ कटेगा आपका। ये जो दोनों ग्राफ आएंगे इसका कटान बिंदु ये रहेगा। इसने आगे क्या लिखा है कि m का मान ज्ञात कीजिए यदि 4x + 3y बराबर क्या हो? m हो। तो बताओ x का मान कितना आया? 5, 4 × 5, और 3 × y का मान कितना है? 0। तो 4 पंजे 20 प्लस में 0 बराबर m। तो m का मान कितना आ गया मेरे पास? 20 आ गया। देखो अब चलते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। ये अपना 26वां क्वेश्चन समाप्त। इसमें ग्राफ बनेगा और ग्राफ आपका 5 और 0 पे कटेगा। अब देखिए क्या करते हैं। 27वां है, सिद्ध कीजिए √1 - sin बटे 1 + sin बराबर 1/sec + 10। तो यहाँ देखो थोड़ा उल्टा दे रखा है, ये सवाल थोड़ा गलत हो सकता है। ये दे रखा है मेरे को 1 - sin और 1 + sin बराबर लाना है 1/sec a + 10a। अब देखिए आपको पता लगे कैसे गलत है। यहाँ मैंने LHS उठाया
1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, परिमेयकरण किया 1 माइनस साइन ए और बटे में 1 माइनस साइन ए। क्या किया मैंने? परिमेयकरण। अब परिमेयकरण कर दिया तो ऊपर तो हो गया 1 माइनस साइन और बटे दोनों का गुणा कर दिया तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर है 1 माइनस साइन और इनका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए का रूट कितना हो गया 1 माइनस साइन ए बटे कोस ए। अब इन दोनों को अलग अलग करूंगा 1 बाई कोस ए माइनस साइन बाई कोस ए। ध्यान से देखना, इधर तो आ गया कितना सेक ए और माइनस आ गया इधर है टेन ए। कितना आ गया? टेन ए। गलत नहीं है, सही हो सकता है। अब इसका क्या कर सकते हैं अपन? परिमेयकरण करेंगे या फिर आप इसको यहीं छोड़ सकते हो, ये आंसर कंप्लीट। अब अपन क्या ले सकते हैं? RHS लेंगे। RHS क्या है? 1 बटे सेक ए प्लस टेन ए। तो क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण कर देते हैं। इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर तो आ गया सेक ए माइनस टेन ए और नीचे भी आ जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। तो ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों रह गया सेक ए माइनस टेन ए और बटे इन दोनों का स्क्वायर किया तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखना, इन दोनों का मान 1 होता है तो 1 होता है तो क्या आ गया मेरे पास सेक ए माइनस टेन ए। यह आपका LHS और ये RHS आपको प्राप्त हो गया। ये 27वें का पहला है। इसी का दूसरा देखते हैं, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो अपन LHS में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, उसको खोलेंगे तो अपने पास ये आंसर है आ जाएगा। साइन प्लस कोस दे रखा है, साइन प्लस कोस आपको दे रखा है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब करते हैं अपना 28वां क्वेश्चन है। 28वें का पहला क्या है कि x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 3 किस किस से -2 3 और 3 4 से -3 4 से क्या है समदूरस्थ समय दूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है। तो देखिए x अक्ष पे बिंदु पूछा है तो y क्या हो जाएगा 0। इसको नाम दिया बिंदु P, ये हो गया A और ये हो गया मेरे पास B। तो पहले निकालूंगा PA और बराबर रख दूंगा किसके PB के, क्योंकि ये वाला जो बिंदु है इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है। तो PA इनका बीच की दूरी निकालूंगा और इनकी बीच की दूरी निकालूंगा। PA मेरे पास हो गया, इधर PB हो जाएगा। बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो अपना आंसर है आ जाएगा। तो अब ये सवाल इस तरीका हो गया। अब आगे करते हैं, इसी का दूसरा क्या है कि बिंदुओं 11 8 क्या क्या है 11 8 और 1 3 को मिलाने वाला रेखाखंड ये था, ये A हो गया, ये B हो गया। 11 8 और 1 3 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु 7 6 7 और 6 को किस अनुपात में विभाजित करता है? माना वह है k अनुपात 1 में क्या करता है विभाजित। तो अनुपात का फॉर्मूला है, तो ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला होता है x बराबर kx2 प्लस x1 बटे k प्लस 1 और y का फॉर्मूला होता है ky2 प्लस y1 बटे k प्लस में 1। तो हम चाहें x का मान 7 रखेंगे, x1 y1 x2 y2 जो मान अपने को चाहिए रख देंगे और k की वैल्यू मेरे पास है आ जाएगी। या अपन इधर से भी रख सकते हैं, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 है, k का मान निकालना है, y2 का मान x1 y1 x2 y2। तो y2 यहाँ रख देंगे, जैसे मैं निकाल के देखा 7 बराबर k गुणा x2 कितना है 1 और x1 कितना है 11 प्लस k प्लस 1। तो वज्र गुणा करूंगा क्या हो जाएगा 7k प्लस में 7 और ये हो जाएगा k प्लस में 11। इधर आ गया 7k माइनस k बराबर 11 माइनस 7 और इधर 7 में से 1 k गया तो 7k में से k गया तो 6k बच गया और 11 में से 4 गया तो 11 में 7 के कितना बच गया 4। k बराबर 4 बटा 6 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो आपको किस अनुपात में विभाजित करेगा वो 2 अनुपात 3 में। किस अनुपात में 2 अनुपात 3 के अनुपात में क्या करेगा विभाजित करेगा। ये 28वें के 2% कंप्लीट हो गए। अगला है 29वां क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा
बनाए केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। ये अपनी प्रमेय है और ये 12वीं प्रश्नावली में प्रमेय अपने पास। सिद्ध कीजिए एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण। अब देखो कैसे करते हैं। ये है मेरे पास वृत्त है, मेरे पास है ना। यहाँ पर केंद्र पर आंतरिक कोण जितना भी होगा वृत्त के किसी भाग पर बने कोण का क्या होता है, दुगुना। ये मैंने केंद्र को नाम दे दिया O, ये हो गया A B C। तो सवाल क्या सिद्ध करवा रहा है कि BOC बराबर दुगुना है किसका, BAC का। तो बच्चों देखो आपने इसको ऐसे किया होगा कि यहां से A से एक रेखा खींची, O को मिलाते हुए इसको P तक बढ़ा दिया। कहां तक बढ़ा दिया, P तक बढ़ा दिया। तो ध्यान से देखना, ये देखने से पता चल जाएगा। P तक बढ़ा दिया। अब ध्यान से देखो OB भी त्रिज्या है, OA भी त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या है। तो इस वाले त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज कौन सा बन गया, समद्विबाहु। और ये वाला भी कौन सा बन गया, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो OAB बराबर होगा किसके, OBA के। दोनों त्रिभुज बराबर। OAB ये अपना प्रमेय है, प्रमेय 12वीं में प्रमेय है अपने पास। तो OAB बराबर हो गया OBA के, दोनों कोण बराबर। इधर आ जाओ, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो OAC ये बराबर होगा किसके, OCP के। अब देखो क्या करते हैं। अब आपको पता है कि किसी त्रिभुज में बना बाह्य कोण अपने अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो बाह्य कोण है ना, ये वाला कोण जो मैंने OP रेखा खींची है एक, तो ये वाला कोण जो है इन दोनों के योग के बराबर होगा। इधर भी इन दोनों के योग के बराबर होगा। इतना आपने किया तो आपको पता लग रहा होगा कि आपका सवाल सही चल रहा है। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 इधर ऐड हो जाएंगे। अब ये दोनों आपस में बराबर आए थे तो इधर क्या आ जाएगा मेरे पास है, BOC बराबर, ये टोटल निकल के आ जाएगा BAC का 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि देखो यहां पर मेरे पास 1 2 3 4 आ गए कोण, 4 में से 2 को ही लाना है तो 2 डबल हो गए, डबल कॉमन आ गया तो क्या बन गया, BAC। ये सॉल्यूशन आप उस प्रमेय में देखोगे तो ज्यों का त्यों आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। प्रश्न संख्या 30 क्या है मेरे पास, ध्यान से देखना। निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्य एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। सारणी दी गई है 0 से 10, 40 से 50 तक। क्या दे रखा है, 0 से, ये तो वर्ग है और ये f है अपने पास। तो देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और लास्ट में आ गया 40 से 50। आपको क्या क्या पूछा, ये माध्य और बहुलक। तो ये दे रखा 6, 10 से 13, 7 और 4। ये तो किताब का ही आ गया, प्रश्नमाला का ही। तो देखो पहले मैं निकालता हूं x का मान कितना है, 5। ये किया होगा आपने 15, ये 25, ये 35 और ये 45। पहले मैं निकालूंगा माध्य, इन दोनों को गुणा करेंगे, fx हो गया। अब देखो क्या करते हैं, 6 पंजे 30, 15 जाई 150 और 13 पंजे 65, 13 दूना 26 और 6 32 हो गया। कितना हो गया, 32। 7 पंजे 35, 7 3 21, 21 और 3 कितना होता है, 24 होता है। और 45 दूना 90, 90 180। इन दोनों को ऐड करेंगे सबको तो 5 और 5 10, 8 और 1 9 और 4 13 और 2 15, 5 20 और 3 23, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, 930। f को ऐड किया, 5 और 5 10 और 5 15, 5 20 और 5 25, 2 और 4 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12। तो आप क्या करोगे, नहीं अपन ने x को ऐड कर दिया है, अपन ऐड करेंगे f को ऐड करेंगे सिग्मा fi। f को ऐड किया तो देखो 6 और 3 9 और 7 16 और 4 20, 2 और 1 3 और 1 4। तो ये क्या आ गया, माध्य। और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। ये आई था मेरे पास। तो क्या करेंगे, 930 ऊपर है और नीचे आ गया 40, 0 से 0 कट गया। इसका आंसर ये प्राप्त हो गया। 93 में 4 का भाग देंगे, अपना ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो ये सारा गुणा देख लेना। अब करते हैं अपन बहुलक। अब बहुलक निकालें तो इसी में बहुलक निकाल देते हैं। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H है। तो ध्यान से देखो L होता है, यहाँ पर इस F में F1 जो होता है सबसे ज्यादा वाला होता है, इसके ऊपर वाला F0 होता है और इसके नीचे वाला F2 होता है। कितना होता है, F2 होता है।
अब इसको हल करते हैं। F1 आपका 13 आया, तो इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है 20 से 30, इसमें L आपका रहेगा 20, तो L आपका 20, F1 कितना है 13 माइनस F0 कितना है 10 बटे 2 गुणा 13 और F0 कितना है 10 है और माइनस का 7 और गुणा में H आ रहा है 10। देखो अंतर कितने कितने का आ रहा है, सब में 10 का आ रहा है। 20 प्लस 13 में से 10 गए तो 3 को 10 से गुणा किया 30 हो गया, 13 दुना 26, 10 और 7 17, 26 में 17 गए तो 9 बच गए। क्या करेंगे, नीचे एक लगाया, दोनों का एलसीएम कितना है मेरे पास 9 आ गया। 180 प्लस में 30, 180 में 30 जोड़ा 210 बटे में 9 आपका आंसर जो भी आएगा आपका भाग देने के बाद, यह आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो देखिए बेटा, प्रश्न संख्या 1 से 30 मैंने आपको पूरी कंप्लीट करा दी। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आया कि जो आपका आउट ऑफ सिलेबस हो। तो यहां देखो, अगर आपने इतना सब कुछ किया है तो आपके नंबर मिल गए 100 में से 100 आपको प्राप्त हो गए। आपको रोकने वाला कोई नहीं है 100 में से 100 नंबर। इससे अगर कम भी दे देगा तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्या किया है, गलती की है, क्योंकि इस पेपर में एक ऐसा कुछ भी प्रश्न आपके सामने नहीं आया कि आपका सिलेबस से क्या हो बाहर। तो बेटा सबको आशीर्वाद है, यहाँ पर सबको 100 में से 100 नंबर आपको मिलने चाहिए। और जो भी आपके नंबर आ रहे हैं तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। धन्यवाद।